एंड वेलकम टू ब्लेड रनर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 के एमसीक्यू सेशन के 5वें वीडियो में, एमसीक्यू धमाका सीरीज के 5वें सेशन में। अभी तक हमने 4 सेशन ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने तकरीबन 80 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व कर लिया है। अलग अलग कैटेगरीज के हैं, अलग अलग क्वेश्चंस है, सर्च रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर आइडेंटिफाई द कैरेक्टर वाले क्वेश्चन सॉल्व किया। लगभग जितनी भी कैटेगरी आप सोच सकते हैं उन सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस को हमने अभी तक सॉल्व किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक हमने दे दिया है। एंड इससे पहले जो ब्रिक्स बीट्स एंड बूम्स पहली चैप्टर है उसके भी एमसीक्यूज को हमने कवर करवाया, तो उसकी भी जो 5 वीडियोज है जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करा है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका भी लिंक हमने प्रोवाइड करवा दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द 5th सेशन। लेवल 1 से शुरुआत करते हैं। जो लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उनको पता होगा कि लेवल 1 में हमारे पास 10 एमसीक्यूज होते हैं, वन लाइनर्स, सिंपल वन लाइनर्स होते हैं, जिनमें आपको एक शब्द में आंसर को चुनना होता है या एक सेंटेंस में आंसर को चुनना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्ज यू ऑल कि आप जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में तो अटेम्प्ट कर ही करें, कमेंट बॉक्स में भी अटेम्प्ट करें, एंड इसके अलावा सबको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो प्रीमियर होते वक्त देख रहा है या प्रीमियर होने के बाद देख रहा है, जिस भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं उसको अटेम्प्ट करें, बिकॉज अटेम्प्ट करने से आपकी ही एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि 181वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एंड बहुत जल्द जो पहले चैप्टर की PDF है जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन एंड जो भी माइंड मैप्स वगैरह है उनको इंक्लूड किया है, वो शायद आज शाम तक या आज रात तक टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वेश्चन क्या है? द ग्रीक्स नेम्ड रेड सी एज, यूनानियों ने लाल सागर का नाम क्या रखा था? मतलब लाल सागर को वो किस नाम से पुकारते थे? क्या मेडे नोस्ट्रम नाम से पुकारते थे, या यूक्सिन सी नाम से पुकारते थे, या एरिथ्रेन सी नाम से पुकारते थे, या नन ऑफ द अबव? इन चारों में से कोई नहीं, कोई अन्य नाम होगा, इनसे वो लोग पुकारते होंगे लाल सागर को, रेड सी को। रेड सी बाय द वे वाज वेरी क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खासतौर पे रोमन के साथ या हमारे पास ग्रीक के लोगों के साथ, ग्रीस के लोगों के साथ, फिर मिडिल ईस्ट के साथ। तो रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी जो सुएज कैनाल आप देखते हैं वो इंडिया से ट्रेड के लिए ही बनाया गया था। अभी भी जो सुएज कैनाल देखते हैं वो रेड सी को मेडिटेरेनियन से ज्वाइन करता है। किसी दिन एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी सुएज कैनाल के ऊपर एंड मेडिटेरेनियन की इंपॉर्टेंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखेंगे तो अभी के टाइम में जितना इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट है उतना ही मेडिटेरेनियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुपर पावर्स आर क्लैशिंग देयर। चाहे टर्की की बात करें, फ्रांस की बात करें, बीच बीच में कभी इजिप्ट भी कूद के आ जाता है। सो द इसराइल तो हमेशा से ही एक्टिव है गाजा एंड मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न कोस्ट पे। सो द ग्रीक नेम रेड सी एज, मेडे नोस्ट्रम कहा जाता है मेडिटेरेनियन को, ये रोमन्स कहते थे मेडे नोस्ट्रम मेडिटेरेनियन को, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा उत्तर। ऑक्सिन सागर कहा जाता है ब्लैक सी को ग्रीक लैंग्वेज में, तो ब्लैक सी टर्की के ऊपर पड़ता है एंड मेडिटेरेनियन और जो रेड सी है वो इजराइल के नीचे है। मतलब रेड सी जो हमारा अरेबियन सी से जुड़ता है, तो ऑक्सिन सागर भी नहीं हो सकता, ऑक्सिन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो ब्लैक सी है एंड ब्लैक सी टर्की से ऊपर है। एंड ब्लैक सी के ही थोड़े बगल में अगर आप दाहिने तरफ मैप में देखेंगे तो कैस्पियन सी पड़ता है, वहाँ से हमारा सेंट्रल एशिया का इलाका शुरू होता है। इसी कैस्पियन सी से कहा जाता है कि शकाज आए हैं या हमारे पास जो आर्यंस है वो आए हैं, वहीं से माइग्रेट होकर। सो जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एरिथ्रियन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एरिथ्रियन सी ही जितने भी टेक्स्ट हैं, चाहे वो ग्रीक टेक्स्ट हो या रोमन टेक्स्ट हो, उनमें जो रेड सी है उसको एरिथ्रियन सी के नाम से ही रेफर किया गया है। जैसा हमारे पास एक टेक्स्ट है, पेरिप्लस नाम है उसका, जिसका मतलब था सेलिंग अराउंड, उसमें कहा गया कि कैसे एरिथ्रियन सागर के अराउंड जो है इतना सारा ट्रेड होता था, उधर से ये सामान आते थे, यहाँ से ये सारी चीज़ें जाती थी। तो एरिथ्रियन सागर मतलब एरिथ्रियन सी वॉज द टर्म यूज्ड बाय ग्रीक्स टू डिजाइग्नेट द रेड सी, तो रेड सी को वो लोग एरिथ्रियन सी नाम से पुकारते थे। मेडे नोस्ट्रम मतलब मेडिटेरेनियन सागर, मेडिटेरेनियन सी कह लें, जो रोमन्स पुकारते थे। ऑक्सिन सी ब्लैक सी को बुलाया जाता है ग्रीक में। एंड उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 182nd कि विच इंडियन कमोडिटी वाज वेरी हाईली डिमांडेड इन रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की अत्यधिक मांग थी? रोमन साम्राज्य की बात हमने कही थी कि फर्स्ट सेंचुरी सी तक आते आते रोमन साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है। ऑगस्टस भी आ चुके हैं, उसके बाद उनके जो लड़के हैं वो सब अंपायर क्रिएट करेंगे। ऑगस्टस के फादर कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बता रहा हूँ। हु वाज द फादर ऑफ ऑगस्टस? अगर आप ऑगस्टस नाम से नहीं जानते उनको तो उनका एक और नाम था ऑक्टेवियस। तो इन दोनों में से दोनों एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही आदमी के नाम है, ऑक्टेवियस कहें या हमारे पास ऑगस्टस कहें। इनके फादर कौन थे? बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं या रोमन रिपब्लिक की बात करते हैं या पूरे यूरोप की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड पर्सनालिटी ऑफ यूरोप।
तो कौन सी जो कमोडिटी है रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी? क्या सॉल्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में था, या हाथी के दांत बहुत डिमांड में थे, रेशमी कपड़ा बहुत डिमांड में था, या काली मिर्च बहुत डिमांड में थी? आपको बताना है ऑगस्टस के फादर का नाम क्या है। इसके अलावा ये भी बताना है कि इन चारों में से कौन सी कमोडिटी सबसे ज़्यादा डिमांड में थी, अत्यधिक मांग थी जिस कमोडिटी की। तो होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। नमक की डिमांड होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, अत्यधिक डिमांड तो नहीं होगी, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे सामान जाते थे एंड हमारा कोई नमक में स्पेशलाइजेशन भी नहीं था, तो नमक की डिमांड थी बट उतनी नहीं थी। तो ये जो आंसर हमारा गलत हो गया। हाथी दांत कहाँ यूज़ होता था? जो बड़े बड़े रूलर्स थे वो अपने तख्तों पर लगाया करते थे, या बड़े बड़े मर्केंट्स या एलीट लोग अपने घरों में लगाया करते थे। तो हाथी दांतों की भी डिमांड थी लेकिन उतनी ज़्यादा, जो जैसे ये जो डिमांड है वो तो एलीट्स ही कर पाएंगे, हाथी दांत का जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो क्या करेंगे? तो हाथी दांत की भी डिमांड अत्यधिक तो नहीं हो सकती कि लोग मर जाएंगे इसके बिना। उसके अलावा रेशमी कपड़ा और काले मिर्च, रेशमी कपड़ा की डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड रेशमी कपड़ा इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का जाता था। जब आप साउथ इंडिया की बात करें, मदुरई कांचीपुरम की, वहाँ से सिल्क बहुत अच्छा जाता था। फिर ईस्ट इंडिया की बात करें जो ढाका बांग्लादेश है, एंड ढाका बांग्लादेश में तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने बताया आपको मुस्लिम टाइप का एक सिल्क निकलता था जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड था यूरोप में। तो सिल्क के मामले में इंडिया हमेशा से रिच रहा एंड वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग सिल्क सेंचुरीज। सिल्क की भी डिमांड होती थी लेकिन सिल्क से भी ज़्यादा डिमांड थी ब्लैक पेपर की। यहाँ पे ब्लैक पेपर नहीं होगा, ब्लैक पेपर होगा। तो ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा। जितनी भी ट्रेडेड कमोडिटी है, ना केवल रोमन एम्पायर है, बाकी आगे चल के जब अंग्रेज आएंगे, पोर्चुगीज आएंगे, वो भी बस एक चीज़ के लिए बड़े हुए हैं, काले मिर्च दे दो, कहीं से ब्लैक पेपर ला के दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि होता क्या है कि जब आप यूरोप के जोग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे तो वो शुष्क प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, एग्रीकल्चर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्रीकल्चर आप उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, तो आप फूड ग्रेन्स नहीं उगाएंगे तो आप खाएंगे क्या? तो आप ज़्यादातर मीट्स पे निर्भर होते हैं, क्योंकि मीट इंस्टेंट आपको हीट प्रोवाइड कराता है, वही एक चारा बचा। तो मीट पे जब आप डिपेंडेंट हैं तो मीट भी तो भाई लिमिटेड मात्रा में है। तो आपको क्या करना, आपने जो मीट बनाया है या मीट काटा है तो वो ज़्यादा दिनों तक स्टोर रहे, ज़्यादा दिनों तक ड्यूरेबल है, चल सके, ख़राब ना हो, इसके लिए कुछ मसालों को उनमें मैरिनेट करना पड़ता था, मतलब मिलाना पड़ता था। काली मिर्च अगर आपने मैरिनेट कर दिया तो काली मिर्च मैरिनेट करने के बाद जो मीट होता था वो बहुत दिनों तक चलता था, क्योंकि उस ज़माने तक रेफ्रिजरेशन की टेक्निक नहीं आई है। 19वीं सेंचुरी तक रेफ्रिजरेशन नहीं आया था। अभी तो रेफ्रिजरेशन आ गया है तो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह बनते हैं, तो अभी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती है। बाहर से हम सामान मंगाते हैं, उसको 6-8 महीने आराम से रख सकते हैं। उस ज़माने में तो कोई कोल्ड स्टोरेज या रेफ्रिजरेशन वगैरह कुछ होता नहीं था। तो काली मिर्च तो एक तो टेस्ट इन्हांस करने के लिए काम आता ही था, टेस्ट इन्हांस करने के लिए काम आता था, मतलब जायके को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा काली मिर्च रेफ्रिजरेशन के तौर पे भी ये लोग यूज़ करते थे कि जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया जा सके काली मिर्च डाल के। तो दैट वॉज द नीड बिहाइंड द डिमांड ऑफ ब्लैक पेपर इन रोमन एम्पायर एंड यूरोप। यूरोप में भी इतनी डिमांड, रोमन साम्राज्य में भी बहुत डिमांड थी एंड डिमांड इसकी बड़ी रहती है। जब आप बात करेंगे, जब पोर्चुगीज़ आएंगे 15वीं सेंचुरी के बाद, उसके बाद डच आते हैं, सारे ही लोग काली मिर्च के पीछे पड़े हुए थे कि भाई कहीं से भी काली मिर्च ला के दे दो, क्योंकि यूरोपियंस ने इसे टर्म किया था दैट इज़ ब्लैक गोल्ड, ये काला सोना है, ये काला सोना है, क्योंकि ये रेयर भी है एंड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 183वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि नुमिस्मैटिस्ट आर दोज हु, मुद्रा शास्त्री वो है जो शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं, लेखन प्रणाली का अध्ययन करते हैं, या मिट्टी के बर्तनों के डिज़ाइन का अध्ययन करते हैं। इन चारों में से किसके अध्ययन करने वाले प्रोफेशनल को हम मुद्रा शास्त्री कहते हैं, नुमिस्मैटिस्ट कहते हैं। बहुत ईजी है। मुद्रा मतलब क्या? पैसा, एंड पैसा से रिलेटेड स्टडी जो करेगा दैट इज स्टडी ऑफ द कॉइन। सो नुमिस्मैटिस्ट आर द प्रोफेशनल हु स्टडी द कॉइन। एंशिएंट कॉइनेजेस वगैरह को जो पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते नहीं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा, किस ट्रेड में इस्तेमाल किया गया होगा। बाकी इंस्क्रिप्शन जो स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट। एंड एंशिएंट राइटिंग सिस्टम जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जो प्रोफेशनल एंशिएंट राइटिंग सिस्टम एंड लेखन प्रणाली, लेखन स्टाइल को स्टडी करता है, रिसर्च करता है इसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं? पॉटरी डिज़ाइन जो स्टडी करता है उसको हम सेरेमिसिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है वो सेरेमिक्स कहलाती है। सो नुमिस्मैटिस्ट आर द पीपल हु स्टडी द कॉइनेज, एंशिएंट कॉइनेज, एंड उससे फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई किस ज़माने में यूज़ किया जाता होगा, किस एम्पायर के रूलर द्वारा इशू किया गया है, एंड कहाँ से कहाँ ट्रेड के बीच दरमियान ये यूज़ किया गया था। सो 184 नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर सिक्कों की बात करें तो वन ऑफ द एंशिएंट जो कॉइन्स थे उनमें से हमारे पास पंच मार्क कॉइन आते हैं। तो पंच मार्क कॉइन्स वेर इशूड बाय कुषाण, सतवाहनास, गुप्तास या मौर्य। मौर्य, गुप्ता, सतवाहना या कुषाण में से किन्हों ने पंच मार्क कॉइन्स, यहाँ पे पंच मार्क कॉइन्स कैसे होते थे कि सिक्के हैं उनके ऊपर सिम्बॉल्स हमने उकेड़ दिया, अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स। आप तस्वीर भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो पंच मार्क कॉइन्स किसने इशू करा था? कुषाणों ने, सतवाहनाओं ने, गुप्तों ने या मौर्य ने?
तो चूंकि जब पंचमार्क कॉइन्स की बात करते हैं तो दे आर वन ऑफ द एंशिएंट कॉइनेज एवर इशूड इन इंडिया। इंडिया में जो कॉइनेज इशू करी गई है, अब हड़प्पा सीरीज की तो बात कर ही सकती क्योंकि उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं ज़्यादा। तो कॉइनेज जो इशू करा गया तो इनिशियल कॉइन्स थे पंचमार्क कॉइन्स, वो इनिशियल एम्पायर्स द्वारा इशू किए गए थे। लाइक मौर्यंस इशू करते थे या इनके अलावा जो छोटे मोटे किंगडम्स थे साउथ इंडिया में वो लोग पंचमार्क कॉइन्स इशू किया करते थे। एंड ना केवल मौर्यन रूलर्स इशू करते थे बल्कि उस ज़माने में जो कॉइन इशू करने का हथियार था वो नॉर्मल पीपल के पास भी था, तो ऑफन मर्केट्स वगैरह भी अपने लिए कॉइन इशू करवा लेते थे। सो पंचमार्क कॉइन्स वेयर वन ऑफ द एंशिएंट कॉइन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड दे वेर इशूड बाय मौर्य। एंड मौर्य के अलावा गुप्ताज भी कॉइन इशू करते हैं, सातवाहनास भी कॉइन इशू करते हैं। कुषाण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉइनेज की बात करें तो कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं इंडियन कॉइनेज सिस्टम में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर इशूड फर्स्ट गोल्ड कॉइन, के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने पहला स्वर्ण सिक्का जारी किया था, गोल्ड कॉइन जारी किया था? क्या वो गुप्ताज थे, क्या शक थे, क्या सातवाहनास थे या कुषाण रूलर्स थे जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था, सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी करा, स्वर्ण मुद्रों को जारी करा? तो होप कि आपने इस सवाल को भी अटेम्प्ट किया होगा एंड सही जवाब चैट बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दिया होगा। ये सवाल ज़्यादातर मुश्किल तो है नहीं, आप अगर थोड़ा सा फैक्ट याद रखें एंड हमारे हिंट्स को पकड़ के चलें तो आप आसानी से इस सवाल को टैकल कर सकते हैं। हमने क्या कहा था कि कुषाण एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। अगर इंडियन कॉइनेज की बात करें तो क्या करते हैं वो इंडियन कॉइनेज तो पहले जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो स्टोन पे किए जाते थे, फिर कॉपर पे करे गए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे करेगा। लेकिन कुषाण क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं पहली बार। यहाँ पे जो दो ऑप्शन आपके सामने, कुषाण और गुप्ताज दोनों ही गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं। सातवाहनास गोल्ड कॉइन इशू नहीं करते, शक गोल्ड कॉइन इशू नहीं करते, लेकिन कुषाण और गुप्त दोनों ही गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं। बट गुप्ताज से पहले आए थे कुषाण, तो ऑब्वियसली कुषाणों ने ही पहली बार गोल्ड कॉइन इशू करा होगा। लेकिन कुषाणों और गुप्त के गोल्ड कॉइन में फ़र्क क्या है कि गुप्तों की जो क्वालिटी थी गोल्ड कॉइन की बहुत ज़्यादा प्योर थी। वन ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स एवर इशूड वॉज ऑफ द गुप्ताज के थे वो गोल्ड कॉइन जो कि सबसे ज़्यादा प्योर थे। आगे भी दिल्ली सल्तनत के समय भी सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स इशू किए जाएंगे, लेकिन गुप्ताज के लेवल की प्योरिटी कोई अचीव नहीं कर पाता। बहरहाल जब हम फर्स्ट अम्पायर की बात करें जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करा था तो दे वर द कुषाण। एंड कुषाण में जो सबसे फेमस रूलर है वो कौन है, आपको उनका भी नाम बताना है। एंड उस फेमस रूलर की एक राजधानी होती थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के एक शहर में, और उस शहर में उसकी मूर्ति भी मिली है। तो आपको बताने कि किस शहर में उसकी मूर्ति मिली है एंड उस साम्राज्य की राजधानी वो शहर हुआ करती थी एक टाइम पे। तो आपको पहले तो कुषाण रूलर जो सबसे फेमस रूलर उनका नाम बताना, फिर उनकी एक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है आज के समय में, एंड उस रूलर जिनका हम जिक्र यहाँ कर रहे हैं उनकी एक मूर्ति भी वहाँ मिली है उस जगह पे, तो आपको उसका नाम बताना है। सो who was the most famous ruler of Kushanas, because Kushanas were the people who issued the first gold coins। गुप्ताज भी गोल्ड कॉइन इशू करते हैं बट ये कुषाण के बाद आते हैं, इसीलिए कुषाण के हम ये नहीं कह सकते सबसे पहले इन्होंने करा। शक और सातवाहनास गोल्ड कॉइन इशू नहीं करते, हालांकि इनके ज़माने में भी कॉइनेज होता ज़रूर था। सातवाहनास सिल्वर कॉइन इशू किया करते थे, हमारे पास कॉपर कॉइन इशू किया करते थे, सो ब्रॉन्ज कॉइन इशू किया करते थे, शक भी कॉइन्स इशू किया करते थे, लेकिन गोल्ड कॉइन्स नहीं इशू किया करते थे। इसके अलावा 186वां क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश वेर अपॉइंटेड बाय द अशोका टू रिपोर्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, कि अशोका ने किस पोस्ट पे ऑफिशियल्स को नियुक्त करना शुरू करा और उन ऑफिशियल्स का काम क्या था कि वो जहाँ भी, पहले तो घूम घूम के लोगों के समस्याओं को देखेंगे, जहाँ भी जो समस्या अर्जेंट देखे तुरंत अशोका को उससे अवगत करवाना ताकि उसका निदान हो सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो उस पोस्ट पे जो ऑफिशियल्स रहते थे उनका नाम क्या था, मतलब उस पोस्ट का नाम क्या था? क्या धम्म महामत्ता नाम के पोस्ट को डिजाइनेट करा गया था कि उसके ऑफिशियल जा के ये देखेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, जो अर्जेंट नीड है उसको तुरंत सॉल्व किया जाए? क्या रजुकाज वो पोस्ट था, क्या अमात्य वो पोस्ट था, या क्या प्रतिवेदकाज यानी कि हिंदी में प्रतिवेदक वो पोस्ट था? धम्म महामत्ता, रजुका, अमात्य या प्रतिवेदक कहे तो हिंदी में प्रतिवेदक, अंग्रेजी में प्रतिवेदकाज। सो होप कि आपने इस सवाल को भी अटेम्प्ट किया होगा। सबसे पहले तो आप एलिमिनेट कर लें। एलिमिनेट करते तो धम्म महामत्ता का काम क्या था कि भाई आप धम्म के मैसेज को जगह जगह जाके स्प्रेड करेंगे, लोगों में जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस उसको जगाएंगे। तो इनका तो कोई काम ही नहीं है लोगों के प्रॉब्लम के रिजॉल्व से, तो ये हमारे पास आएंगे ही नहीं। रजुकाज का क्या काम था, हमने देखा था कि इनका काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होता था या जस्टिस डिपार्टमेंट में होता था, लेकिन ये जो है हमारे तो डिस्प्यूट रिजॉल्व डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों भी हमारा रजुकाज भी काम नहीं आएंगे, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। अमात्य वॉज कंसिडर्ड टू बी द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत बड़े मिनिस्टर होते थे ये। तो अब ऐसे इनको घूम घूम के ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप जा के लोगों की समस्याओं के बारे में पता करें एंड हमें जाके बताएं कि जो अर्जेंट समस्या है उनका तुरंत निदान किया जा सके, उनको तुरंत निवारित किया जा सके। तो लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज प्रतिवेदक। जब अशोका कलिंगा के युद्ध के बाद धम्म को एक्सेप्ट करते हैं, बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, तो वो कंपैशनेट होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। प्रजा चाहे बुद्धिज्म को फॉलो करे, हिंदुज्म को फॉलो करे, बखाली गोशाला की फिलोसफी को फॉलो करे या
जैनिज्म को फॉलो करें, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। उनकी बस एक आइडियोलॉजी थी कि अब मुझे अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को सर्व करना है। इसलिए उन्होंने प्रतिवेदक नाम के ऑफिशियल्स को नियुक्त करना शुरू करा। प्रतिवेदक एक पोस्ट है, उस पर अलग अलग ऑफिशियल आते होंगे, जैसे रजुका एक पोस्ट है, कलेक्टर एक पोस्ट होता है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट होता है, वैसे ही प्रतिवेदक एक पोस्ट था। तो इस पोस्ट पे अलग अलग ऑफिशियल्स आते थे। उनका काम क्या था, वो उसके एम्पायर में, अशोका के एम्पायर में अलग अलग जगह घूमेंगे एंड बहुत प्रॉब्लम्स को लिस्ट करेंगे, जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स होगी अशोका को कभी भी किसी भी समय, वो चाहे सो रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, खा रहे हो, कभी भी आके वो रिपोर्ट कर सकते हैं एंड अशोका उसको रिजॉल्व करने की ससमय कोशिश करेंगे। सो दैट वाज द रोल ऑफ प्रतिवेदक एंड बाकी के तीनों ऑफिशियल को तो हमने पहले ही समझ लिया है। नाउ 187वें क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, कि निम्नलिखित में से कौन जो है अभिलेखों की, यहाँ शिलालेख बार बार लिखा रहता है, शिलालेख इज रॉक एडिक्ट, अभिलेख में पिलर इंस्क्रिप्शन भी आएंगे, शिलालेख भी आएंगे, पॉटरी पे जो चीज़ें लिखी जाती है वो भी इंस्क्रिप्शन और अभिलेख में आते हैं। शिलालेख में वैसी चीज़ें जो बस स्टोन पे लिखी जाएंगी, चाहे वो मेजर रॉक एडिक्ट हो या माइनर रॉक एडिक्ट हो। तो शिलालेख और अभिलेख में आपको फर्क समझना जरूरी है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो अभिलेख की कमियों में से एक नहीं है, मतलब कमियों मतलब वो चीज़ अभिलेख नहीं कर सकता। सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बता रहे कि कौन जो है यहाँ पे अभिलेख की कमियों में से, मतलब डिसएडवांटेजेस में से एक नहीं है। सबसे पहली चीज़, फेंटली इनग्रेड लेटर की हल्के ढंग से उकेरे गए अक्षर जो दिखने में कमज़ोर पड़ते हैं। देन मिसिंग लेटर्स, लापता हो चुके हैं जो लेटर्स। उसके अलावा इग्नोर्स मेनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स की कई अहम घटनाओं को ये जो इंस्क्रिप्शन है वो नज़रअंदाज करते हैं। उसके बाद डी कि इंस्क्रिप्शंस में जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है, उसको समझना, डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। इन 4 में से कौन जो है एक लिमिटेशन है जिसको लेके आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अक्सर सफ़र करते हैं, जिसको लेके आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अक्सर सफ़र करते हैं, इन्हीं में से एक इंस्क्रिप्शन के लिमिटेशन को लेके। आपको उसका जवाब सोच समझ के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। होप कि आपने जवाब दे दिया होगा, या तो चैट बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में। एंड अब एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन है कि हल्के ढंग से उकेरे गए अक्षर। तो ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस, खासतौर पे जो रॉक इंस्क्रिप्शंस होते थे, उनमें कभी कभी जो लेटर्स होते थे बहुत ही फेंटली इनग्रेड होते थे, या घर्षण की वजह से वो फेंट हो चुके थे, धीमे हो चुके थे, तो उसको देख के समझना बहुत मुश्किल होता। तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इसको तो हमें ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना, क्योंकि हमें इस ऑप्शन को चुनना है जो इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशन नहीं है। तो ये तो इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशन है। इसके अलावा लापता अक्षर, ऐसे अक्षर बीच बीच में मिस हो जाते हैं। लाइक आपने जब बाजार विजिट करा होगा तो बहुत लोग हैं जो अपने नाम का दुकान रखते हैं एंड वो उनमें से एक लेटर ही गायब हो जाता है, उनमें से एक लेटर गायब हो गया या उनमें से एक वर्ड गायब हो गया कभी कभी, तो नाम का मतलब भी कुछ और हो जाता। तो ऐसे ही जब मिसिंग लेटर्स मिलते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो तो अंग्रेजी या हिंदी पढ़ नहीं रहे कि आसानी से अनुवाद कर लेंगे, ऐसी लैंग्वेज को पढ़ रहा है, ऐसी स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है जिनको अभी तक उन्होंने देखा भी नहीं है, जिनके बारे में वो पीछे कहीं पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि कहीं जिक्र नहीं है। तो जब लापता लेटर्स, बीच बीच में अक्षर लापता हो जाते हैं, सिम्बॉल्स लापता हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को डिसाइफर करने में। सो मिसिंग लेटर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा सी ऑप्शन, इग्नोर्स मेनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स की इंस्क्रिप्शन में, अभिलेखों में बहुत जो महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, अहम घटनाएं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये खास इसलिए है क्योंकि इंस्क्रिप्शन हमेशा बड़े लोग ही बनवाते हैं, छोटे छोटे लोग केवल वोटिंग इंस्क्रिप्शन वगैरह बनवाया करते थे। तो बहुत सारे जैसे खास इवेंट्स, लाइक किसी की शादी हुई या किसी ने ये अचीव कर लिया, किसी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी गई है। ऐसी चीज़ें नहीं लिखी गई है जिससे ऑर्डिनरी पीपल खुश होते थे, ऑर्डिनरी पीपल दुख होते थे। तो यहाँ पे एंड ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि केवल सिग्निफिकेंट इवेंट हम उन्हीं को माने जो राजाओं से रिलेटेड हो या अम्पायर से रिलेटेड हो। ऑर्डिनरी पीपल के लाइफ में भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिनको महत्वपूर्ण माना जा सकता है, अहम माना जा सकता है। तो जब उन चीज़ों का रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में नहीं होता है तो वी कैन से कि इट ऑल्सो इग्नोर्स मेनी सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जिससे हमें लोकल मासेस के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता करने में दिक्कत होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। बचा चौथा कि स्क्रिप्ट्स आर हार्ड टू डिसाइफर। हार्ड ज़रूर है लेकिन ये लिमिटेशन है, क्योंकि हमेशा से ही हमारे पास ऐसे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसे ऐसे एलियोग्राफिस्ट आते गए हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया है। अभी तक बची रहेगी बस हड़प्पन स्क्रिप्ट, उसको भी बहुत जल्द डिसाइफर कर लेंगे हम लोग। बाकी स्क्रिप्ट्स आर हार्ड टू डिसाइफर इज नॉट वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक हमने किया ही है। चाहे आप हड़प्पन इंस्क्रिप्शन को छोड़ दें तो जो महाजनपद के इंस्क्रिप्शन है, या मौर्यन एरा के इंस्क्रिप्शन है, या पोस्ट मौर्यन एरा के इंस्क्रिप्शन है, उनमें जितनी भी लिपि यूज़ हुई है, प्राकृत लिपि यूज़ हुई है, अरमैक लिपि यूज़ हुई है, ग्रीक लिपि यूज़ हुई है, या ब्राह्मी लिपि यूज़ हुई है, फारसी लिपि यूज़ हुई है, तमिल लिपि यूज़ हुई है, सारी ही चीज़ों को तो हमने अभी तक डिसाइफर कराई है। तो ये लिमिटेशन, ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट लिमिटेशन मतलब आपको रोक दे, इससे आगे नहीं जा सकते आप। अब लेटर से बीच में नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से अनुमान लगाएंगे? अब हमारे बारे में घटना लिखी नहीं हुई है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में इंस्क्रिप्शन में, तो कहाँ से हम पता लगा लें? लेकिन अगर लिपियों के बारे में पजल्ड है चीज़ें तो इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं, दैट कैन बी सॉल्व, एंड उसको अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट सॉल्व करते भी आए हैं।
सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद 188वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि रोमन अंपायर के सिक्के किस जगह से बहुत ज़्यादा मिले हैं? गुजरात से, मध्य भारत से, दक्षिण भारत से या राजस्थान से। इस जगह से मिले होंगे जहाँ पे रोमन अंपायर के साथ ट्रेड बहुत होता होगा, ठीक है, तो वहीं से हमें रोमन अंपायर के कॉइन मिल सकते हैं। क्या गुजरात के साथ बहुत ट्रेड होता था, या सेंट्रल इंडिया के साथ, या साउथ इंडिया के साथ, या राजस्थान के साथ? क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर आपको सिंपल कहा जाए तो गुजरात वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेड बिटवीन पर्शियन गल्फ, जो मिडिल ईस्ट मेसोपोटामिया में सामान जाते थे वो गुजरात होके जाते थे। मध्य भारत और राजस्थान की बात छोड़ दे, क्योंकि इनके पास कोस्टल एक्सेस तो है नहीं, तो वो लोग कैसे रोमन अंपायर तक अपने सामान भेज पाएंगे कि इनके साथ ट्रेड हो सके, सिक्के यहाँ जमा हो सके। तो जो आखिरी ऑप्शन बस्ता हमने आपको बताया था कि रोमन्स बहुत ज़्यादा ललायत थे ब्लैक पेपर के लिए, सिल्क के लिए, ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी मात्रा में दक्षिण भारत से आती थी, इसीलिए दक्षिण भारत से सामान जाया करते थे, आइवरी जाया करते थे, सिनेमन यानी कि इलायची जाया करती थी, हमारे पास ब्लैक पेपर होते थे वो जाया करते थे, रबर जाया करते थे, आइवरी जाया करती थी, ज्वेलरीज जाया करती थी, पर्स जाया करते थे। एंड उसके बदले वहाँ से क्या आता था, वहाँ से बहुत कम सामान आते थे, भारी भरकम कैश आता था, जो मुद्राएं वो आती थी। इसीलिए रोमन एम्पायर के बहुत सारे सिक्के हमें साउथ इंडिया में मिले, बिकॉज देयर वॉज फ्रीक्वेंट ट्रेड बिटवीन साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। एंड इसके क्योंकि सदर्न इंडिया के पास बहुत अच्छा खासा कोस्टल एक्सेस है, इधर कोरोमंडल, इधर मालाबार कोस्ट, एंड इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया, इस तरफ हमारे पास वेस्ट एशिया एंड यूरोप आता है। दैट इज द सिनेरियो। रोमन एम्पायर के सिक्के दक्षिण भारत में बहुत मिले हैं, मध्य भारत और राजस्थान में तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेड रूट है, हमने आपको बताया था कि दक्षिण पथ एंड उत्तर पथ नाम का ट्रेड रूट है, लैंड ट्रेड रूट। वैसे तो आपने सी ट्रेड रूट को पढ़ाई होगा अपने वन शॉट लेक्चर में, लेकिन लैंड ट्रेड रूट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता है नर्मदा के एंड से, एंड इस लैंड ट्रेड रूट पे पड़ता क्या, ये जो हमारा दक्षिण पथ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे माहिष्मती पड़ेगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे उज्जैन पड़ेगा, एक विदिशा है, माहिष्मती, उज्जैन, विदिशा, विदिशा बुंदेलखंड पड़ता, यहाँ पे प्रयाग है। ये सारी चीज़ें लोकेटेड है ट्रेड रूट पे। काशी भी बगल में है, फिर श्रावस्ती, फिर अगर आप ऐसे करके जाएंगे बीच में रास्ते में हस्तिनापुर पड़ेगा, कुरुक्षेत्र, कुरु की राजधानी, फिर तक्षशिला होते हुए आप सेंट्रल एशिया होते हुए, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया होते हुए वो जो ट्रेड रूट था सिल्क टू सेंट्रल एशिया एंड टर्की, उस पर उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। सो दिस इज दक्षिण पथ, ये सॉरी दिस इज उत्तर पथ। एंड इसी उत्तर पथ के जरिए तो श्वेनजांग आए थे, श्वेनजांग भी तो ऐसे ही आता है ना, सेंट्रल एशिया, चाइना से सेंट्रल एशिया, फिर उधर से अफगानिस्तान होते हुए, पेशावर होते हुए, कांधार पेशावर होते हुए, हिमाचल प्रदेश तक्षशिला होते हुए, फिर यूपी होते हुए, फिर बंगाल जाते हैं, पूरा इधर विजिट करेंगे, फिर वापस ऐसे चले जाएंगे। दिस इज दक्षिण पथ। इसीलिए हमने कहा था उज्जैन और माहिष्मती, माहिष्मती कोई फिक्शनल सिटी नहीं है या मिथिकल सिटी नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती थी सिटी। तो ये सारी सिटीज़ ट्रेड रूट पे लोकेटेड थी, इसीलिए इतनी फेमस थी। एंड जहाँ पे और भी बहुत सिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो रिवरीन रूट पे लोकेटेड है। या तो ट्रेड रूट लैंड हो सकता है, या रिवरीन हो सकता है, या मरीन हो सकता है। अगर इंटर कॉन्टिनेंट है तो ऑफन वो मरीन होता है, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाना है तो ऑफन वो लोग जहाज़ों के जरिए समंदर से जाते हैं। अगर इंट्रा कॉन्टिनेंट है, एक ही कॉन्टिनेंट में एक ही कंट्री में अगर हमें सामान भेजना है तो वो लैंड रूट के थ्रू होता है या रिवर रूट के थ्रू होता है। तो मथुरा हो गया, या काशी हो गया, या मगध हो गया, ये सारे जो थे रिवर रूट पे लोकेटेड थे, इसीलिए ये सब फेमस है। या तो लैंड रूट पे लोकेटेड होंगे तब फेमस होंगे, या रिवर रूट जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड, एंड लैंड रूट से ज़्यादा ट्रेड रिवर एंड मरीन रूट में होता था। क्योंकि लैंड रूट में क्या है ना, हमारे पास बुलक्स आएंगे या घोड़े तो ज़माने में थे नहीं। लैंड रूट में क्या है, तो हमारे पास बुलक्स आएंगे या हमारे पास घोड़े आएंगे, तो इनके साथ क्या है कि ये थोड़ी दूर जाके थकेंगे, फिर इनको आराम करवाने की ज़रूरत है। नावों को हमें आराम करवाने की ज़रूरत नहीं है, मशीनों को बस आप दुरुस्त रखें एंड अच्छे से चलाएं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं कितने समय बिना आराम किए बिना, कहीं सस्ता है। सो रिवरीन रूट वॉज मोर कंफर्टेबल फॉर द ट्रेडर्स एज कम्पेयर टू द लैंड रूट्स। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे ट्रेड रिवरीन या मरीन रूट से ही होते थे, मतलब नदियों के तरीके या समुद्रों के जरिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड लैंड रूट से भी हुआ करता था। सो अगला क्वेश्चन जो हमारा 189वां क्वेश्चन की, द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वेर इशूड बाय, शासकों के नाम और छवियों वाले पहले सिक्के किनके द्वारा इशू किए गए थे? ऐसे सिक्के जिनमें शासक का नाम भी होता था एंड उनकी छवि भी होती थी, मतलब उनका एक बस्ट भी होता था जिससे वो लोग उनका चेहरा बस दिखे। सो ऐसे सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? क्या कुषाणों द्वारा जारी किए थे? क्या गुप्ताज द्वारा जारी किए गए थे? क्या अयोध्या द्वारा जारी किए गए थे? यौधेय द्वारा जारी किए गए थे? क्या इंडो ग्रीक्स रूलर द्वारा जारी किए गए थे? इंडो ग्रीक्स मतलब अलेक्जेंडर जब आक्रमण करके जाते हैं वापस, तो बहुत सारे जो उनके कमांडर थे वो इंडिया, पर्शिया, इन सारे जगहों पर रुक जाते हैं, अलग अलग अंपायर्स क्रिएट करते हैं। इन्हीं इंडो ग्रीक्स की एक फैमिली में से जो शका अंपायर है वो निकल के सामने आता है हमारे पास। तो इन चारों में से किस अंपायर के रूलर्स ने फर्स्ट कॉइन ऐसा निकाला था जिनमें अंपायर का जो रूलर है उसका नाम भी है, उसकी छवि भी है, उसकी एक पोर्ट्रेट भी है? तो क्या कुषाण थे, क्या गुप्ताज थे, क्या यौधेय थे, क्या इंडो ग्रीक्स थे? कुषाणों के सिक्कों को जब हमने देखा था तो वहाँ पे उनका नाम भी होता था, उनकी छवि भी होती थी। यौधेय में छवि नहीं होती थी, लेकिन इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इशू द coins that contained the name and both the picture of
रूलर्स दैट वर इशूइंग द कॉइन्स, कि ऐसे रूलर जो कॉइन इशू करते थे उनकी छवि एंड उनके नाम को अंकित करना सबसे पहले इंडो ग्रीक से इशू करा। उसके बाद कुषाण इसको कंटिन्यू करते हैं, गुप्ताज भी कंटिन्यू करेंगे। कुषाण तो ऐसा भी करते थे कि सिक्के के एक पहलू में अपनी तस्वीर, दूसरे पहलू में किसी डेटी की तस्वीर, ताकि उनको लगे कि ये जो डेटी है इससे इस रूलर का बहुत खासा कनेक्शन है एंड वो लोग उनको सोशली एक्सेप्ट करें। दैट वाज द स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय कुषाण टू गेन द सोशल एक्सेप्टेंस। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा लेवल 1 का, कि विच स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड मोस्टली इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, कि अशोक के अभिलेख में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। अगर आपको ये भी पता है कि अशोका के अभिलेखों में किस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है तो उसका भी जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में बता सकते हैं। विच ऑफ द लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज्ड और यूज्ड मोस्टली इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो अभी स्क्रिप्ट की बात हो रही है, तो क्या वो खारस्ती स्क्रिप्ट है या पाली स्क्रिप्ट है या ब्राह्मी स्क्रिप्ट है या इब्रानी, यानी कि एरेमिक स्क्रिप्ट है, जिसकी सबसे ज़्यादा यूजेस आप देखेंगे तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। यहाँ तक सबसे पहले बी ऑप्शन की बात करें तो ये तो पाली है, पाली इज अ लैंग्वेज, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्ट, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर देना है। इब्रानी एरेमिया की बात करें तो इब्रानी एंड ग्रीक लैंग्वेज में एक ही इंस्क्रिप्शन है, वो कांधार में लोकेटेड है। इसके अलावा कोई भी इंस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है जिसमें इब्रानी लिपि में चीज़ों को लिखा गया है एंड ग्रीक लैंग्वेज में चीज़ों को लिखा गया है, एरेमिक लैंग्वेज में चीज़ को लिखा गया। एरेमिक लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है। तो इब्रानी नाम के स्क्रिप्ट के इंस्क्रिप्शन ज़रूर है अशोका में, लेकिन वो सर्वाधिक नहीं, एक ही तो इंस्क्रिप्शन है। अब बच्चा क्या है, खारोस्टी एंड ब्राह्मी। खारोस्टी को अगर हमने पढ़ा था तो देखा था कि खारोस्टी का जो खारोस्टी स्क्रिप्ट का जो इस्तेमाल था वो नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में ज़्यादा था, पेशावर, लाहौर, मुल्तान के इलाकों में। लेकिन ब्राह्मी लिपि जो थी वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ की जाती है, चाहे कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें या मगध की बात करें। सो ब्राह्मी लिपि में ही ऑब्वियसली, या उड़ीसा की बात करें, कलिंग की बात करें, तो ऑब्वियसली ब्राह्मी लिपि में ही ज़्यादातर अभिलेख, ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के वो लिखे गए होंगे, क्योंकि यही लिपि सबसे ज़्यादा लोगों को पढ़नी और समझनी आती थी। खारस्ती लिपि में भी लिखे गए, लेकिन इसकी संख्या थोड़ी सी कम है। इब्रानी में लिखे ज़रूर गए, लेकिन एक ही ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो कांधार में लोकेटेड है। आज के ज़माने में कांधार होता है, पुराने ज़माने में गांधार होता था, जहाँ पे एरेमियाक में भी चीज़ लिखी हुई है एंड ग्रीक में भी चीज़ लिखी हुई है। सो दैट वाज द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा एंड अपने डिवीजन को और भी स्ट्रेंथन और भी मजबूत करा होगा। अब आगे बढ़ते लेवल 2 को देखते हैं। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 2 की। होप कि आपने लेवल 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किया होगा एंड लेवल 2 में अगेन हमारे पास 5 क्वेश्चंस होंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड उसके बाद लेवल 3 को देखेंगे। सो लेवल 2 से शुरुआत करते हैं 191 क्वेश्चन से, 191 क्वेश्चन से, कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, ये कॉइनेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो सिक्कों को इशू किया जाता था, मुद्रों को इशू किया जाता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग द इशू ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यहाँ पे गोल्ड कॉइन की बात की जा रही है इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि 600 BC के बाद का समय, 600 BC से 600 C तक का समय। तो इस दौरान जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुषाण वेयर आइडेंटिकल एज रोमन एंड पार्थियन कॉइन्स एंड वेट्स, की रोमन एंड पार्थियन कॉइन, एंड आपको बताने कि जो पार्थियन एम्पायर था वो कहाँ रूल करता था, ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया भी, पार्थियन, ससैनियन, सबके बारे में पढ़ा है। तो पार्थियन कहाँ रूल करते थे, तो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट में कि कुषाण वेयर था, कुषाण के जो कॉइन्स थे वो पार्थियन कॉइन्स एंड रोमन कॉइन्स से आइडेंटिकल होते थे, मतलब समान वजन के होते थे। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट की जो पंचमार्क कॉइन्स थे वो केवल मौर्यंस द्वारा इशू किए गए थे। तीसरा स्टेटमेंट की द मोस्ट प्योर गोल्ड कॉइन्स, की सबसे ज़्यादा शुद्ध गोल्ड कॉइन जो सोने के सिक्के वो गुप्ता अम्पायर के रूलर्स ने इशू किए थे। एंड चौथा स्टेटमेंट है कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों ने सबसे ज़्यादा भारी जो जखीरा, मतलब संग्रहण उन्हें मिला है गोल्ड कॉइन्स का, वो सतवाहना अम्पायर से मिला है। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय द सतवाहना। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको जवाब देना। क्या केवल दूसरा सही है, क्या दूसरा तीसरा दोनों ही सही है, क्या पहला दूसरा तीसरा तीनों, या तीसरा चौथा दोनों सही है? सोच समझ के अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तब आपको जवाब देना है। होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट से कि पंच चिन्ह वाला सिक्का, यानी कि जहाँ पे सिम्बॉल्स अलग अलग उकेड़े जाते थे, वो केवल मॉरियंस ही इशू करते हैं क्या? हमने देखा था कि मॉरियंस तो इशू करते ही थे, इसके अलावा भी बहुत सारे किंगडम्स इशू करते थे एंड कुछ मर्केंट्स भी अपने इशू कर लेते थे। जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल होते थे उन्होंने भी कभी कभी इशू किया है पंचमार्क कॉइन्स। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि केवल मॉडर्न किंग्स ही इस पंचमार्क कॉइन्स को इशू करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में है, लाइक ऑप्शन सी में, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना। उसके सेकंड स्टेटमेंट पे अगर आए तो कुषाण रूलर्स ने जो गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, तो उनमें अगर बात की जाए, ये जो वेट था उसका रोमन्स एंड पार्थियंस से एकदम आइडेंटिकल था। वो सही बात है, रोमन्स एंड पार्थियंस से आइडेंटिकल था एंड बहुत भारी मात्रा में कुषाणों के कॉइन्स को सेंट्रल एशिया में भी पाएंगे। सेंट्रल एशिया में शायद ट्रेड होता होगा, रोम में भी ट्रेड होता होगा, क्योंकि ये जो था ना, हमने देखा था दक्षिण पथ से, ये जो ऊपर तक्षशिला से पेशावर होते हुए
कांधार होते हुए ये रास्ता जाता था, सेंट्रल एशिया में मिलता था। एंड फिर सेंट्रल एशिया से रास्ता कनेक्टेड था टर्की का, तो टर्की के थ्रू रोमन एम्पायर जो लैंड रूट है वो मेडिटेरेनियन में मिलता था। एक तो हमारा सी रूट हो गया, एक लैंड रूट हो गया। सी रूट हमारा नीचे अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ होकर चले जाएगा मेसोपोटामिया में, या अरेबियन सी से आप रेड सी होते हुए मेडिटेरेनियन में चले जाए। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गुप्ता एम्पायर्स के दौरान सबसे शुद्ध सिक्के इशू किए गए थे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड आपको ये भी बताना है कि ये जो गुप्ता एम्पायर में सबसे, गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन है। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर के बारे में बहुत कम चीज़ें ज्ञात है लोगों को, लेकिन आपको बता रहे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। नाउ चौथा स्टेटमेंट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय सतवाहनास। जब हमने गोल्ड कॉइन्स के इशू की बात करी थी तो वी हैव लर्न कि सतवाहनास ने तो गोल्ड कॉइन्स इशू करे ही नहीं थे, तो कहाँ से इनके हम नोट्स देखेंगे, कहाँ से इनके सिक्के में मिलेंगे। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द सेकेंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, द ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है कि गोल्ड कॉइन्स जो कुशानों के थे वो पार्थियन और रोमन एम्पायर से आइडेंटिकल थे। एंड तीसरा जो स्टेटमेंट है कि भाई ये जो गुप्ताज के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे वो बहुत प्योर क्वालिटी के थे, बहुत शुद्ध। अब आते हैं 192 क्वेश्चन पे, 192 क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इज नॉट, कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, फाइन पर्ल्स, आइवरी सिल्क, क्लॉथ, ग्रेन्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड एक्सेट्रा टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की इतनी चीज़ों को वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे। पर्ल्स हो गया, हाथी दांत हो गया, सिल्क हो गया, फिर अनाज भी भेजा करते थे, मेडिसिनल प्लांट्स हमारे यहाँ बहुत होते थे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों को हम लोग भेजा करते थे। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि द फॉरेन ट्रेड वॉज कैरिड ओनली थ्रू रेड सी, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल, की अरेबियन सी, लाल सागर और बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही केवल फॉरेन ट्रेड किया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट इज कि रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेवर इंटरप्टेड द ट्रेड रूट्स एंड द ट्रेडर्स, की भारतीय उपमहाद्वीप के शासकों ने कभी भी व्यापारिक मार्गों और व्यापारियों को बाधित नहीं किया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? क्या केवल पहला गलत है, या पहला तीसरा दोनों गलत है, या दूसरा तीसरा दोनों गलत है, या नन ऑफ द एबव, यानी कि इन तीनों में जो भी स्टेटमेंट है वो सही है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट को बहुत ही आराम से, बहुत ही पेशेंटली आपको पढ़ना है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा आपको। लाइक आप होप कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले स्टेटमेंट का अगर जिक्र देखें तो यहाँ पे मसालों का जिक्र है, महीन मोती, हाथी के दांत, रेशमी के कपड़े एंड अनाज, औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये सारी चीज़ें इंडिया से जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड और फिर जब ऐसी कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया था तो आपने जब देख लिया ना कि 2-3 ऑब्जेक्ट सही है, जैसे मसाले सही में एक्सपोर्ट होते थे, मोतियों का एक्सपोर्ट होता था, हाथी दांतों का एक्सपोर्ट होता था, वहाँ भी बहुत कम चांस है कि आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो गलत होंगे, बहुत कम चांस है, क्योंकि और फिर एग्जामिनर जानता है कि आप इतनी माइन्यूटली नहीं पढ़ते। तो 2 या 3 अगर आपने एग्जाम्पल देख ली सही है तो आप समझे कि पूरा स्टेटमेंट ही सही है, वो सब केस में ऐसा होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी मेरा सही है, सिल्क क्लॉथ भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, फिर अनाज भी किए जाते थे, मेडिसिनल प्लांट्स भी किए जाते थे। एक्सपोर्ट मतलब हमने दूसरी कंट्री को भेजा, इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री ने हमें भेजा। आयात और निर्यात के ऊपर बहुत अच्छा लेक्चर होगा जब हम लोग गवर्नमेंट बजट को पढ़ेंगे एंड फॉरेन ट्रेड को पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। तो विदेशी व्यापार केवल लाल सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से किया जाता था। ये स्टेटमेंट में ना ओनली लगा हुआ, ओनली, नेवर, ये सारे जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक बना देते हैं किसी भी स्टेटमेंट को। यहाँ पे अगर एटसेट्रा की जगह हमने ओनली का इस्तेमाल करा होता तो फिर ये स्टेटमेंट भी सस्पिशियस लग रहा था। क्या केवल मेडिसिनल प्लांट्स, फाइन पर्ल्स, आइवरी, सिल्क क्लॉथ वगैरह ही भेजे जाते थे कि इसके अलावा भी कुछ भेजा जाता था? अगर हमें पता चल गया अच्छा हाथी भी भेजा जाता था, हाथी के अलावा वेपन्स भी भेजे जाते थे, तो वेपन्स का जिक्र है नहीं यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाता है। अगर यहाँ एटसेट्रा की जगह हम लोग ओनली लगा देते तो यहाँ पर हमने एटसेट्रा लगाया इसलिए सही है। यहाँ पे कहा गया कि ओनली केवल लाल सागर, अरेबियन सी की वजह से ट्रेड होता था, मतलब इन रास्तों के थ्रू। हमने देखा था कि बाहरी ट्रेड के लिए, विदेशी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग बहुत ज़्यादा सुगम होता था, कंफर्टेबल होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी ही चीज़ें समुद्री मार्ग के थ्रू जाती थी। नहीं तो लैंड रूट किस लिए था? जो उत्तर पथ दक्षिण पथ हमने बनाया है ऊपर चौड़तुगई से मिलते हुए, चौड़तुगई तो हालांकि हड़प्पा साइट है, तो वहाँ से जो कांधार पेशावर से निकलता है अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया में मिलके फिर उधर चाइना से कनेक्टेड होके आता है, तो ये सिल्क रूट होने का फायदा क्या? सिल्क रूट हुआ तब तो लैंड रूट है, तब तो कुछ सामान समुद्रों के रास्ते जाते होंगे, कुछ सामान ज़मीनों के रास्ते जाते होंगे। सो द गुड्स वेर कैरिड आउट बाय लैंड्स टू, केवल लाल सागर या अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल के थ्रू सामानों को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, लैंड रूट भी इस्तेमाल में लाए जाते थे। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है कि रूलर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो आपको बिना पढ़े ही जवाब दे देना है कि भाई देखें जो भी रूलर्स थे, जो भी सरदार थे, किंग्स थे, उन सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से, सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेड से।
क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम गुड्स ट्रांसफर होता है, उधर से भी सामान आ रहा है, उधर से भी सामान आ रहा है, ये उधर से अगर सामान आ रहा है तो इस तरफ से क्वाइस जा रहे होंगे, सिक्के आ रहे होंगे। तो वो ऑफर क्या करते थे, इन ट्रेड रूट्स पे ना मोनोपोली बनाने की कोशिश करते थे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। लाइक हमने चोलास का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो दो किंग बहुत फेमस थे, राजा राजा चोल जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल को बनाया था। जब आप भक्ति सूफी एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। फिर आप राजेंद्र चोल के बारे में पढ़ेंगे तो इन लोगों ने पूरे बे ऑफ बंगाल को, या अगर और ज्यादा कहें तो इंडियन ओशियन में अपनी मोनोपोली कायम की थी। जो भी सामान, जो भी अलमेडा, जो भी जहाज यहाँ से गुजरता था, इनको पैसे दिए बिना नहीं गुजर पाता था। तो इनकी ट्रेड से बहुत कमाई होती थी। तो जितने भी लोग थे, चाहे वो लैंड रूट में उनका राज्य आता हो, चाहे समुद्री एक्सेस हो उनके राज्य के पास, वो और फिर इन व्यापारियों को एंड व्यापारिक मार्गों को बाधित करने की कोशिश करते थे। मारते वारते नहीं थे, बाधित मतलब तुम्हें हमें कुछ पैसा पे करना पड़ेगा तभी हम तुम्हें ट्रेड करने देंगे। एंड ऑफ एंड प्रोविजन बढ़ा दिया, कभी टैक्सेस बढ़ा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी ड्यूटीज बढ़ा दी, कभी कस्टम का रेट ज्यादा कर दिया। ये सारी चीजों से परेशान करते थे। लेकिन ट्रेड तो रुकेगा नहीं, हमें किसी चीज की डिमांड है वो तो रहेगी, चाहे आप 100 रुपए का बेचो, 102 रुपए का बेचो। अगर यहाँ पे तेल मान लेते हैं 250 रुपये लीटर हो गया, अभी जैसे 104 रुपये है या 110 रुपये, मान लेते हैं 250 रुपये लीटर हो गया, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल्स बिकी हैं क्या वो वापस से बेच दी जाएंगी? क्या अगर आपने गाड़ी खरीदी है सुजुकी की तो आप वापस उसको सुजुकी शोरूम में थोड़ी ना बेच दोगे। आपके पास जो चीज़ है वो तो चलाई ही जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि अभी हम 4 पहियों पे या मशीनरी पे निर्भर हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें तो चलने के लिए इंजन चाहिए, एंड इंजन को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। तो पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, हम अपने बजट से एडजस्ट करेंगे लेकिन उसको खरीदेंगे ही। सरकार भी ये बात जानती है, इसलिए महंगी करती है। तो यही चीज़ है कि ट्रेड तो होता ही रहेगा, क्योंकि सामने वालों की डिमांड है। एंड इसमें ये जो राजा वगैरह है, ट्रेड रूट आने से ना, ये जो राजा वगैरह है सिक्कों के आगमन से इनको बहुत फायदा हुआ। एक्सचेंजेस में आसानी होती थी। एंड रोमन्स के सिक्के चोलाज के पास आ रहे हैं, चोलाज के सिक्के रोमन्स के पास जा रहे हैं, कनिष्क के सिक्के सेंट्रल एशिया में घूम रहे हैं, सेंट्रल एशिया के सिक्के कनिष्क के एम्पायर में घूम रहे हैं। तो सिक्कों के एक्सचेंज ने एंड फिर एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके दे दी। जब आप इंडिया से नेपाल बॉर्डर पे जाएंगे, क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत नज़दीक पड़ता है इंडिया नेपाल बॉर्डर के, तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो अनऑफिशियल बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज है। एक तो होता है फॉरेन एक्सचेंज, आपके पास $1000 है या $2000 है, तो आप वहाँ से अर्जी दाखिल करके अपना एक्सचेंज करवा सकते हैं इंडियन रूपी में। अनऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वैसे तो इंडिया नेपाल में कोई बॉर्डर नहीं होता, अगर आप कभी इंडिया या नेपाल से लगे हुए इलाकों को विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई बॉर्डर का सिस्टम नहीं है। खासतौर पे जो यूपी बिहार के बॉर्डर है वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी उत्तराखंड या सिक्किम वगैरह में जो बॉर्डर्स लगते हैं उनका नहीं पता। तो वहाँ बॉर्डर कुछ भी नहीं है, आप सीधे पास दिखा और निकल जाए। पास मतलब अपने आई कार्ड, पहले तो आई कार्ड भी नहीं मांगते थे, अब आई कार्ड मांगते हैं। एंड कोई चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, बस एक सामान खोल के देख लेंगे क्या ले जा रहे हो, कुछ भी नहीं, मतलब स्कैन भी नहीं किया जाता वहाँ। तो वहीं पे जब इंडिया बॉर्डर से मतलब कुछ ही दूरी पे 250-300 मीटर पीछे ही वो लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकानें बना के रहते हैं। एंड उन दुकानों में उनके पास नेपाली करेंसी भी होती है एंड इंडियन करेंसी भी होती है। एंड बहुत भारी वो लोग मुनाफा कमाते हैं, बहुत भारी मुनाफा कमाते हैं। मतलब 10 आपने नेपाली करेंसी दी एंड आपको अगर एंड एक्सचेंज रेट एडजस्ट करके, अगर आपका मान लेते हैं कि आपने फलानी, जैसे रेट क्या है कि 10 रुपये अगर आपने इंडियन दिए हैं तो 16 रुपये नेपाली होंगे, अगर आपने 10 रुपये इंडियन दिए हैं तो 16 रुपये नेपाली होंगे। एंड ऐसे ही करके वो लोग कमीशन मांग, लेट सपोज अगर आपने 10 रुपये नेपाली दिए हैं एंड आपके 8 रुपये बनते हैं लेट सपोज इंडियन, तो वो 8 रुपये नहीं देंगे, वो आपको 7 रुपये देंगे, कुछ कमीशन मांगेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो अनऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज है वो क्यों उपाय है? क्योंकि यहाँ के लोगों को हमारी करेंसी की जरूरत है, हमारे लोगों को जब वो नेपाल जाता है तो उनकी करेंसी की जरूरत है। यहाँ से क्या हुआ, नीड अपॉर्चुनिटी बनी एंड अपॉर्चुनिटी से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बना। तो ये जो क्रिएशन ऑफ एक्सचेंज है एंड ट्रेड है, इससे बहुत सारे लोग बेनिफिट होते थे। तो अक्सर जो राजा वगैरह है वो इन मार्गों को बाधित करने की कोशिश करते थे, इन पे इन्फ्लुएंस जताने की, मोनोपोली जताने की कोशिश किया करते थे। So rulers of Indian subcontinent interrupted the trade routes and the traders in order to extract money out of them. So the correct option will be option C, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है एंड हमें गलत स्टेटमेंट को ही चुनना था। पहले आगे बढ़ते हैं एंड 193 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं कि who among the following issued these coins। यहाँ पे एक कॉइन है, आपको पता नहीं किसने इशू किया, कुशानों ने इशू किया है, गुप्ताज ने इशू करा है, या मौर्य ने इशू करा है, इंडो यूनानी इंडो ग्रीक्स ने इशू करा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने इससे रिलेटेड हिंट आपको बढ़ाया था। ऑप्शंस आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 ऑप्शन तो आप खड़े खड़े एलिमिनेट कर सकते हैं। होप कि आपने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, होप कि आपने इसको अटेम्प्ट जरूर करा होगा। मॉरियंस तो इशू कर नहीं सकते सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने तो 5 पंचमार्क कॉइन्स इशू करा था, तो उनके टाइम में कोई रूलर्स की तस्वीर तो लगी नहीं होती थी, तो मॉरियंस को हमने ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। गुप्ताज और कुशान के बारे में अगर बात की जाए तो ये दोनों तो गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे। अब गोल्ड कॉइन तो ये कहीं से नहीं लग रहा, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। करेक्ट आंसर कौन होंगे, इंडो ग्रीक्स, क्योंकि हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में ही पढ़ा था ना, क्योंकि दे वर द फर्स्ट रूलर हु इंट्रोड्यूस द कॉइन्स, ऐसे कॉइन्स जो जिनमें राजाओं का नाम भी लिखा होता है, यहाँ पे आप देखें तो राजा का नाम लिखा हुआ, एंड जिनमें राजा की तस्वीर भी होती है। यहाँ पे ये जो राजा है इनका नाम विनेंद्र है,
अगर अंग्रेजी में कहे तो मेनांडर कहा जाता है, वैसे इंडियन टेक्स्ट में संस्कृत टेक्स्ट में इनको मेनेंद्र कहा गया। बहुत फेमस इंडो ग्रीक रूलर थे। कुछ कुछ रूलर्स का नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कुषाण में हमने कनिष्क को देखा, शक रूलर में हमने रुद्र दमन को देखा, वकटकाज में रुद्रसेन को देखा क्योंकि उनकी शादी हुई थी प्रभावती गुप्त से। फिर हमने सतवाहनाज में गौतमी पुत्र शतकर्णी को देखा, फिर उनके लड़के वशीति पुत्र शतकर्णी को देखा। फिर हमने अभी इंडो ग्रीक से उनमें मिनांडर को देखा। तो ऐसे ऐसे कुछ एक एक दो दो रूलर्स का आपको नाम याद रखना जरूरी है जो बहुत फेमस थे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शायद इनडायरेक्टली किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो इंडो यूनानी इंडो ग्रीक रूलर्स ने ऐसे क्वाइस को शो करा था। एंड यहाँ पे जो तस्वीर है वो मिनांडर की, मतलब मिनेंद्र के समय में प्रोबेबली ये जो कॉइन है वो इशू किया गया हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एग्जैप्ट का क्वेश्चन। ये एग्जैप्ट दिया हुआ तो भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे, यहाँ पे वे नाम से किसी को रेफर किया जा रहा है, जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्को, पुखराज एक टाइप का स्टोन होता है, सूरमा, मूंग, कच्चे मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है, मतलब यहाँ से काली मिर्च आती है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियां, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स, डायमंड एंड काले नग जो हमारे पास सिफायर्स होते हैं, एंड कछुए की जो खोपड़ी है, जो टॉर्टोइस शेल है, वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ बताना है कि इस यहाँ पे जो एग्जर्ट है, जो सोर्स है, आप अगेन इसको एक बार देख ले, पढ़ ले। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो किसी जगह के ट्रेडर्स यहाँ से काली मिर्च एक्सपोर्ट करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टोन्स एक्सपोर्ट करते हैं, एंड उसके बाद रेशमी कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं, हाथी दांत एक्सपोर्ट करते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे किस प्लेस को डिनोट किया गया, विच प्लेस इज रेफर्ड हियर इन दिस एग्जर्ट, कहाँ इस एग्जर्ट में किस प्लेस को रेफर किया गया कि कहाँ से रेशमी कपड़े या काले मिर्च या पुखराज या दालचीनी वगैरह जाते थे। क्या फारस, पर्शिया से जाते थे, या इंडिया से जाते थे, या चाइना से जाते थे, या अफ्रीका से जाते थे। तो ये स्रोत आपकी बुक से है, आपके किताब से है। तो आपको बताने कि किस प्लेस को यहाँ पे रेफर करा गया, क्या पर्शिया को, क्या इंडिया को, क्या चाइना को, क्या अफ्रीका को। अगर आपको सोर्स देखना है तो अगेन यहाँ पे आप सोर्स भी देख सकते हैं। अगर आपको रिपीट करना हो, दे, यहाँ पे किसी जगह को दे से रेफर किया था। दे ट्रेडर्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर के ट्रेडर्स, सेंड लार्ज शिप्स टू दीज मार्केट टाउन्स ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ बल्क ऑफ पिपर, काले मिर्च एंड माल बैथरम, यानी कि जो दालचीनी है, इनके लिए भेजते हैं। एंड फिर हमारे पास जो क्वाइंस है वो हमारे पास इनके यहाँ से जाते हैं। देन वो फिर अलग अलग टाइप के मेटल्स और चीज़ें भेजते हैं। इन बाजारों के आसपास भारी मात्राओं में काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। यहाँ से रेशमी वस्त्र भी जाते हैं, शिफायस भी जाते हैं, कछुए की खोपड़ी भी जाती है, हाथी दांत भी जाते हैं, बहुत महीन मोतियाँ भी जाती है। ये जगह कौन है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि इंडिया में ही ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, इंडिया से ही होती थी। बाहर के देशों में काले मिर्च हो, रेशम के कपड़े हो, हाथी के दांत हो, उच्च कोटि की मोतियाँ हो, दालचीनी हो, स्पाइसेस हो, सारी चीज़ें तो यहीं से एक्सपोर्ट होती थी। वहाँ से क्या आते थे? तो सुनहरे पत्थर आते थे, बुलियंस आते थे, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो एग्जर्प्ट है ये एक ग्रीक एग्जर्प्ट है, ठीक है। वहाँ पे कहा गया कि कैसे इरिथ्रियन सी के थ्रू, रेड सी के थ्रू जो इंडिया से इतने सामान जाते थे, एंड वहाँ से क्या आता था? तो ट्रांसपेरेंट स्टोन्स वगैरह आते थे, कॉइन्स वगैरह आते थे। तो द प्लेस रेफर्ड हेयर इन दिस एग्जर्प्ट इज इंडिया, इंडिया को यहाँ पे रेफर किया गया है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, फ्रॉम 6th सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, कि अचानक से सोने की खोज कब हो गई, मतलब 6th शताब्दी 6वीं शताब्दी तक आते आते अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के एंड होते होते सोने के सिक्कों की जो खोज है, मतलब जो हमें मिलती थी खोज सोने के सिक्के हैं, वो कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई। तो क्या रीज़न रहा होगा इस क्वांटिटी के कम होने का? हमने तो एक्सप्लेनेशन किया ही है। अगर इससे पहले के कॉइन्स मिल रहे हैं तो अब के कॉइन्स तो ऑब्वियसली मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव कर लिया इतने दिनों तक, तो ये तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। वो देयर वाज अ डिक्लाइन इन फाइंडिंग्स ऑफ गोल्ड। तो पहला रीज़न है कि देयर वाज डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, ये कारण था। शॉर्टेज ऑफ गोल्ड, अचानक से गोल्ड की कमी हो चुकी थी। मोर कॉइन्स सर्कुलेशंस, लेस वेयर स्टोर्ड, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेड सेंटर्स बियॉन्ड इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन चारों में से, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर नए व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे। क्या इसलिए गोल्ड हमें कम मिलते हैं? उस जमाने में 6वीं शताब्दी से के बाद गोल्ड कॉइन्स कम सर्कुलेट किए जा रहे थे। तो आपको सही रीज़न चुन के बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसके बारे में भी हमने वन शॉट लेक्चर में जिक्र किया है, किताब में भी जिक्र है। आप किताब को अगर ठीक से पढ़ते तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट वे टू अचीव द ग्रेटेस्ट नॉलेज इज सेल्फ टाउट। जितना ज़्यादा सेल्फ टाउट की कैपेबिलिटी रखेंगे, खुद से सीखने की कैपेबिलिटी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, क्योंकि आपने चीज़ों को गलत करके सीखा है। सेल्फ टाउट जब कोई होता है तो वो बहुत चीज़ें गलत करता है, तब वो सीखता है। तो उसको ये भी पता कि किन चीज़ों को सीखना है, और अब उसको ये भी पता कि किन किन चीज़ों को सीखते वक्त नहीं करना है, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सो वो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सो फ्रॉम 6th सेंचुरी सी ऑनवर्ड्स फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, की सोने के सिक्कों की जो खोज है वो कम हो चुकी थी। सही कारण क्या नहीं होगा? पहला कारण विदेशी व्यापार में गिरावट, ये कारण हो सकता है, क्योंकि 6वीं शताब्दी सी के बाद क्या होता है, रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एंड वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स, लॉम्बार्ड्स, गोथ्स, हमने देखा था 11th क्लास में, वो वहाँ काबिज हो जाएंगे।
तो उनके पास इतना दिमाग भी नहीं था, पैसा भी नहीं था एंड इतना सप्लाई चेन भी नहीं था कि वो ट्रेड कर पाते। तो प्रोबेबली ये एक रीज़न रहा होगा कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो पहले डिसइंटीग्रेट हो गया एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है धीरे धीरे, केवल कंस्टेंटिनोपल तक इनकी सत्ता रहेगी बाइजेंटीन की। तो धीरे धीरे विदेशी व्यापार में भी गिरावट हुई। तो प्रोबेबली ये जो गोल्ड कॉइन्स है इनके सर्कुलेशन में कमी आई होगी। उसके बाद सोने की कमी, शॉर्टेज ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी द रीज़न, क्योंकि अभी अभी 1000 साल भी नहीं हुए हमने तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना भी शुरू ही किया है। तो शॉर्टेज कहाँ से होगा? अभी तक गोल्ड को आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो तब कैसे शॉर्टेज हो सकती है? तो दिस कैन नॉट बी द रीज़न। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रचलन में अधिक सिक्के थे, कम संग्रहित किए गए। तो यहाँ पे अधिक ज़्यादातर जो सिक्के थे वो सर्कुलेशन में थे, भी बहुत अच्छा कारण हो सकता है कि हमें गोल्ड कहाँ से पता चलता है कि गोल्ड यहाँ से, मतलब साउथ इंडिया में अगर हमने कहा कि गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, तो जो गोल्ड कॉइन्स लोग होल्ड्स में छिपा के ज़मीनों के अंदर रखते थे वो हमें पता चला जब हमने खुदाई करी। तो ऑब्वियसली वही गोल्ड कॉइन दबे मिलेंगे कि जैसा मेरे समय में मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, तो व्हाट आई विल डू, मेरी जनरेशन सिक्योर रहे, उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए मैं क्या करूँगा, ज़मीन के नीचे गोल्ड गाड़ के रख दूँगा सोना। एंड मेरी जनरेशन को शायद ये बात पता भी ना चले, बहुत दिनों तक 1000 2000 3000 सालों तक वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तब किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने आके उस स्थान को खोजा एंड उसको गोल्ड मिला, तब पता चलता है कि अच्छा ये गोल्ड कॉइन्स इधर इशू किए जा रहे थे सर्कुलेशन में। तो अगर ज़्यादातर गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेशन में होंगे, मतलब एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा होगा, तो बहुत कम गोल्ड कॉइन्स संग्रहित किए जाते होंगे। लेट्स सपोज आपने मनी सप्लाई के बारे में कनेक्ट से पढ़ा होगा, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो सर्कुलेशन में पैसा आता है, जब आप अपने गद्दे के नीचे पैसा रखते हैं या ड्रॉर में पैसा रखते हैं तो वो जो पैसा है वो सर्कुलेशन से बाहर चला गया। तो जब तक सर्कुलेशन में है तब तक एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब तक तो आप स्टोर करके रख नहीं सकते ज़मीन में या गद्दे के अंदर या अपने अलमीरा में। तो हो सकता है कि जो प्रचलन में सिक्के थे वो अधिक थे एंड संग्रहित सिक्के कम किए गए होंगे, इसीलिए हमें जो उस ज़माने के सिक्के हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद के सिक्के वो कम मिल रहे हैं। अगर प्रचलन में सिक्के कम होते और ज़्यादातर जो लोग बचा के रखते अपने ज़मीनों के अंदर गाड़ के रखते तो हमें ज़्यादा सिक्के मिलते, क्योंकि प्रचलन वाले सिक्के तो वैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो यूज़ करते करते एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। तो ये जो रीज़न है वो भी वैलिड रीज़न लग रहा। एंड चौथा रीज़न तो और भी ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि 6वीं शताब्दी के बाद क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे सेंटर्स इमर्ज होके आएंगे। जब इस्लामिक रूल सामने आएगा तो बगदाद एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन के सामने आएगा, समरकंद एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बनता है, फिर उधर आप देखेंगे तो हलब एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बनेगा जो अभी अलेप्पो है। तो ये सारे बड़े बड़े बाज़ारों, बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों के विकास के चलते भारतीय उपमहाद्वीप के जो ट्रेडिशनल सेंटर्स थे, व्यापारिक सेंटर्स लाइक आप मसूलीपट्टनम की बात करें, कांचीपुरम की बात करें, इन सब की जो ग्लोरी है वो थोड़ी सी कम हुई थी एंड इधर व्यापार का वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम हो चुका था। तो प्रोबेबली यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स इतने ज़्यादा नहीं एक्सचेंज में लाए जाते हैं, क्योंकि अब तो उतना ट्रेड ही नहीं हो रहा। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर जब नए व्यापारिक केंद्रों का विकास हो गया, खुद सोचे ना, रोमन एम्पायर को जब अब मिडिल ईस्ट में ही या मेडिटेरेनियन की ईस्टर्न कोस्ट पे ही सामान मिल जाते तो क्यों इंडिया आएंगे? तो जब भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर व्यापारिक सेंटर्स, ट्रेड सेंटर्स बनने लग गया, डेवलप होने लग गया, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सेंटर्स थे, व्यापारिक केंद्र थे, उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो कम होती गई धीरे धीरे। तो प्रोबेबली इस कारण से जो गोल्ड कॉइन्स है इनके इशू में कमी आई होगी। ये तीनों रीज़न हमें वैलिड लग रहा है, तो ये दूसरा को कोई वैलिड रीज़न लग नहीं रहा। तो अब इसलिए 1, 3 एंड 4 यही तीनों जो स्टेटमेंट है वो एक वैलिड रीज़न के तौर पे हम ले सकते हैं जब हम बात करते हैं गोल्ड कॉइन्स क्यों कम हो गए 6वीं शताब्दी सी के बाद। कि विदेशी व्यापार में हो सकता है गिरावट आई हो, रोमन एम्पायर बहुत डिसइंटीग्रेट हो चुका था, मिडिल ईस्ट की भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ा चुकी थी, पार्थियन एम्पायर भी डिक्लाइन कर चुका है, सोने की कमी तो कोई रीज़न है नहीं। तीसरा स्टेटमेंट की सर्कुलेशन में कॉइन्स ज़्यादा थे, इसलिए लोगों ने ज़मीन के अंदर कम गाड़ के रखे ताकि हमें पता न चला। उसके बाद भारतीय महाद्वीप के बाहर शायद नए नए ट्रेड सेंटर्स बने होंगे, इसलिए यहाँ के जो ट्रेड सेंटर्स उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ होगा एंड ट्रेड वॉल्यूम कम हो गया होगा। वॉल्यूम मतलब अब ज़्यादा सामान यहाँ ट्रेड नहीं किए जाते, तो ऑफन गोल्ड कॉइन्स क्यों मिलेंगे। तो 1, 3, 4 स्टेटमेंट आर कैन बी द वैलिड रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स आफ्टर 6th century सी। अब आगे बढ़ते लेवल 3 को देखते हैं। होप कि आपने लेवल 2 में सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा एंड इस चैप्टर की हमारे आखिरी 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप इनको तो ज़रूरी अटेम्प्ट करें। एसर्शन कह रहा है कि रोमन सिक्कों का भंडार दक्षिण भारत में पुरातत्व स्थल में पाए गए, दक्षिण भारत के पुरातत्व स्थल में पाए गए हैं। Hoards of Roman coins have been found in archaeological sites of South India. Enormous value of transactions were taken place in between India and rest of the world. रीजन क्या है? रीजन वाला स्टेटमेंट क्या है कि बाकी दुनिया और भारत के बीच लेन देन का भारी मूल्य रहा था, मतलब बहुत भारी भरकम जो ट्रांजेक्शन था वो होता था, मतलब बहुत ज़्यादा सामानों का आयात निर्यात होता था। ऑप्शंस आपको सही, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए सत्य है आर गलत है, ए और आर दोनों ही गलत। तो आपको पहले तो सत्यता की जांच करनी पड़ेगी कि इन दोनों स्टेटमेंट में से सही कौन है, गलत कौन है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत है। सबसे पहले सत्यता की जांच करते हैं। होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रोमन कॉइन्स मिले हैं, जरूर मिले, अभी हमने पीछे देखा भी है, तो ए इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि बहुत भारी मात्रा में ट्रेड होता था इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, यानी कि फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा खासा था। तो हमने देखा भी था, बहुत सारे सामान यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे सामान यहाँ आ रहा है। तो इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स विल टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो बोथ ए एंड ए आर करेक्ट, तो या तो हमारा ये होगा आंसर सही या ये आंसर सही होगा। अब रीजन और स्टेट एसर्शन के बीच लॉजिक देखते हैं। तो आप खुद सोचें कि अगर इतने ज़्यादा वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच ना हो रहे होते तो रोमन कॉइन्स हमें कभी भी साउथ इंडिया में मिलता? कभी नहीं मिलता। अगर इतनी भारी मात्रा में ट्रेड नहीं, रोमन कॉइन्स अगर हमें साउथ इंडिया में मिल रहा है, दैट मीन्स क्या कि हमारे पास बहुत सारे रोमन कॉइन्स सर्कुलेशन में होंगे ऑलरेडी, एंड उनमें से कुछ रोमन कॉइन्स को क्या किया गया है, होर्ड्स में छिपा के रख दिया गया, क्योंकि हमें तो ऐसे कॉइन्स मिलेंगे ही नहीं जो सर्कुलेशन में थे। हमें ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जो ज़मीनों में गाड़ के रखी हुई थी या जिन्होंने बचा के रख दिया, बचा के किसी चीज़ को रखा जो यूज़ में नहीं आई। तो रोमन कॉइन्स इतने ज़्यादा थे कि लोग उनको यूज़ भी कर रहे थे एंड गाड़ के ज़मीन में भी रख रहे थे। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब देयर माइट हैव बीन द ह्यूज ट्रांजेक्शन, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस, मतलब बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा होगा इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सारी ही कंट्रीज आ जाती है, सारे कंटिनेंट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका तो अभी तक अज्ञात है। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है अगर वो नहीं होता तो रिसेशन वाला स्टेटमेंट ही नहीं आता। सो रोमन कॉइन्स हमें साउथ इंडिया में इसलिए इतने ज़्यादा मिले हैं क्योंकि इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, पर्शिया हो, इन सब के बीच, चाहे वो इजिप्ट हो, बहुत भारी भरकम ट्रेड होता था अलग अलग सामानों का। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Now coming to the next question, 197th question. Assertion and reason based question है ये भी कि finds of Kushan coins have made it possible to decipher the Kharosthi script, कि Kharosthi script को समझने के लिए हमें कुषाण सिक्कों ने बहुत मदद की है। And after decoding the Kharosthi script, Princep was now able to know the Prakrit, की Kharosthi को जानने के बाद Princep जो है, जेम्स प्रिंसेप की बात की जा रही है, वो प्राकृत को जानने में सक्षम हो गए थे। ऑप्शंस अगेन आपके सामने, पहले आपको सत्यता की जांच करनी है, देन आपको सही ऑप्शन को चुनना है। तो आप अभिकथन और कारण दोनों को ही पढ़े। बहुत माइन्यूट चीज़ों में कभी कभी चीज़ें छिपी रहती हैं, माइन्यूट डिटेल्स को आप स्टडी करेंगे तभी आपको चीज़ें पकड़ में आएंगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ना, देन सत्यता की जांच करनी है, देन तीसरे स्टेप में आपको क्या करना, ये देखना कि रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो होप कि आपने इसका जवाब दे दिया होगा। अब आते हैं, पहले तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या कहा गया कि कुषाण सिक्कों की खोज ने खारोस्ती लिपि को समझना संभव बना दिया है। देखिए होता क्या है ना कि कुषाण सिक्कों की खोज ने, कुषाणों के समय में कौन सी लिपि यूज़ की जाती होगी आप खुद बताएं। खारोस्ती लिपि एंड बाकी जो कुषाणों के समय में जो प्रकृति यूज़ की जा रही होगी उसका यूज़ कभी अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या ही नहीं किया होगा, क्योंकि कुषाण के समय में और अशोका के समय में 100-150 सालों का गैप है। तो अशोका के समय में ग्रीक लिपि मान लेते यूज़ की जा रही थी एंड एक इंस्क्रिप्शन में ग्रीक लिपि यूज़ भी की गई है। एंड हमने क्या देखा कि अशोका के समय में जितने भी इंस्क्रिप्शन है सब में सेम ही बातें लिखी गई हैं, धम्म के प्रचार के बारे में, कैसे कंपैशनेट बना जाए, नॉन वायलेंट बना जाए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, एक तरफ ग्रीक लेटर्स को रखा, एक तरफ खारोस्ती लिपि को रखा। क्योंकि ग्रीक लेटर्स वो लोग जानते थे, ग्रीक स्क्रिप्ट वो लोग जानते थे, क्योंकि ग्रीक अभी भी यूज़ होती है। तो ग्रीक लेटर्स को देख देख के, जैसा हमने ना, ऐसा मान लेते हैं हमने एक नाम लिखा, ऐसा लेट सपोज मैंने अपना नाम लिखा SUDH छोड़े तो बहुत बड़ा नाम हो गया, एक नाम है आयुष, AYUSH, ठीक है, एंड हिंदी में उसे लिखते हैं आयुष, ठीक है। तो इससे क्या पता चल सकता है प्रोबेबली कि ए शायद आ का मतलब ए होता होगा। तो जब भी आ देखेंगे दैट मीन्स कि इसका प्रोनाउंसिएशन ए है। तो इस तरीके, एंड इसका मतलब हमें पता, आयुष का मतलब हमें पता है। तो ऐसे ही जो ये वर्ड है इसको भी हम लोग मैच द फॉलोइंग करके, हिट एंड ट्रायल करके पता लगा सकते हैं चीज़ों का मतलब। तो ग्रीक स्क्रिप्ट हमें ऑलरेडी पता है एंड उसको हम लोग ट्रेस कर करके, उस पर हम लोग ट्रेस कर करके खारोस्ती लिपि को समझते हैं, क्योंकि अशोका का इंस्क्रिप्शन ग्रीक में भी है, खारोस्ती में भी है। कुषाणों के द्वारा जो प्रकृति यूज़ की गई थी उसमें कोई भी इंस्क्रिप्शन अशोका का नहीं है। तो कुषाणों के द्वारा सिक्के जो इशू किए गए होंगे उनमें भले ही कुषाणों की स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई होगी, लेकिन वो स्क्रिप्ट हमारे कोई काम की नहीं है जब हमें खारोस्ती स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना है। तो क्योंकि खारोस्ती स्क्रिप्ट डिसाइफर करने का एक ही सोर्स है, अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करना, एंड अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करने के लिए हमें उस इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ भी चीज़ों तो पता होनी चाहिए। एंड उसके बारे में हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या पता है, एक इंस्क्रिप्शन हमने देखा था कांधार में, जहाँ पे ग्रीक और एरमियाक दोनों ही स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। तो एक तरफ हमने ग्रीक स्क्रिप्ट के लेटर्स को लिखा, एक तरफ खारोस्ती स्क्रिप्ट के लेटर्स को लिखा, फिर हमने दोनों लेटर्स में मैच कर करके ये पता लगा लिया कि किसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, किसका क्या मतलब होता है। अब जब हमें खारोस्ती लिपि पता चल गई तो प्रिंसिप आसानी से पता लगा सकते थे कि उस टाइम की जो प्रकृत है उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रकृत लैंग्वेज में खारोस्ती लिपि का ही इस्तेमाल करा गया है। तो रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन असर्शन का स्टेटमेंट गलत है कि ये जो कुषाण कॉइन्स ने मदद नहीं करी थी, इंडो ग्रीक कॉइन्स ने मदद करी थी, क्योंकि इंडो ग्रीक कॉइन्स में उस जमाने की ग्रीक लैंग्वेज के स्क्रिप्ट इस्तेमाल किए गए एंड ऐसे ही स्क्रिप्ट अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल किए गए ग्रीक स्क्रिप्ट। तो उन ग्रीक स्क्रिप्ट को हमने पहले पढ़ा एंड फिर उससे मिलाया खारोस्ती स्क्रिप्ट को, देन मतलब समझा, देन मतलब समझने के बाद हम धीरे धीरे लैंग्वेज भी सीख जाते हैं एंड अल्टीमेटली वी गेट टू नो अबाउट द मॉडर्न एम्पायर एंड महाजनपदास। ये मैच कर करके, लेट सपोज हमने के लिखा तो हिंदी में के को क कहते हैं,
तो ऐसे कर करके उन्होंने हर एक लेटर मिला होगा, एक तरफ ग्रीक का लिखा होगा, एक तरफ खारोस्टी लिपि का रखा होगा। फिर जैसे लेटर्स वो मिलाते जाएंगे, फिर लेटर्स मिलाते मिलाते ऐसे कबूतर, ऐसे करके उनको पता चल गया कबूतर, ठीक है। तो अब उन्होंने एक शब्द भी जान लिया, तो धीरे धीरे खारोस्टी को जाने के बाद वो प्रकृति भी जान जाएंगे। तो जेम्स प्रिंसेप की ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इंडो ग्रीक इंस्क्रिप्शन को देख देख के उन्होंने, सॉरी इंडो ग्रीक सिक्कों को देख देख के उन्होंने अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस ग्रीक में लिखे गए थे पहले उसको पढ़ा, फिर वहाँ से कंपेयर करके खारोस्टी लिपि को समझा। एंड देन ऐसे ही चीज़ों, क्योंकि हमने बार बार देखा था, पिछले चैप्टर में भी देखा, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं जब किसी चीज़ को कंक्लूड करना होता है, किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना होता है, तो वो नून से अननोन जाता है। जो चीज़ें उनको पता है वहाँ से उन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं जो चीज़ें उन्हें नहीं पता। जैसे ग्रीक स्क्रिप्ट उनको पता थी, तो वहाँ से वो लोग खारोस्टी स्क्रिप्ट पता लगाते हैं। अब खारोस्टी पता चलेगी तो उससे वो लैंग्वेज सीखेंगे, तो हमेशा वो लोग पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, मतलब नून से अननोन में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट ए जो है असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कुषाण के सिक्कों ने मदद नहीं करी थी, इंडो ग्रीक कॉइन्स ने मदद की थी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में ऐसा होता आर आर ऐसा ऐसा, आर झूठा है, ए झूठा है एंड आर सच है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हियर ऑप्शन डी शुड बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे। जो भी बच्चे सी और डी में कन्फ्यूज थे उनको डी सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइप हो चुकी है चीज़ें। तो आई एम अगेन बेगिंग योर पार्डन फॉर दैट। यहाँ पे डी ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर कि इंडो ग्रीक कॉइन्स ने हमें खारोस्टी लिपि को डिसाइफर करने में बहुत मदद की, एंड वहाँ से हम लोग प्रकृति को जान सके, एंड अशोका के इंस्क्रिप्शन के थ्रू मॉडर्न एम्पायर को जान सके, महाजनपद को जान सके, चोलास के बारे में जान सके, बुद्धिज्म के बारे में जान सके। फिर एक और एसेशन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। एसेशन में कहा गया है टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज की सिक्कों की शुरुआत से कुछ हद तक लेन देन में सुविधा हुई। रीजन द कॉइन्स फैसिलिटेटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फॉर विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड, कि सिक्कों ने लंबी दूरी के लेन देन की सुविधा दी जिससे राजाओं को भी बहुत लाभ हुआ। पहले आपको दोनों ही स्टेटमेंट को देखना है, इनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता मतलब कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही है दोनों ही गलत है, एंड उसके बाद आगे के प्रोसेस को आपको करना है। तो एक एक करके सारे स्टेप को आपको अप्रोच करना है। शुरुआत में सबसे पहले आपको इन दोनों स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पढ़ना है, एंड ये देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो होप कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, एंड सोच समझ के बहुत टाइम हमने दिया है। तो अब सेशन से शुरुआत करते हैं, सेशन के स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, की कॉइनेज से सिक्कों की शुरुआत से लेन देन में सुविधा हुई, ये तो हुई थी, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद रीजन का जो स्टेटमेंट है द कॉइन्स फैसिलिटेटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब कॉइन्स क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि कॉइन्स जो इंटरनल ट्रेड थे उनमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती थी। अगर इसमें कमोडिटी टू कमोडिटी हमें एक्सचेंज भी करना है ना, तो कमोडिटी के मोबिलाइजेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली। लेकिन जो फॉरेन ट्रेड होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होते हैं, उनमें अगर हम बार्टर सिस्टम ही रखेंगे, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज ही होगा, तो आप खुद सोचें, आपको अगर 10 क्विंटल अनाज लेना है तो आपको फिर भारी मात्रा में कपड़े लाने पड़ेंगे, अगर आपका कपड़े से सौदा तय की हुआ है तो। अगर आपको आपके यहाँ सिक्के का चलन शुरू हो चुका तो आप बस 1 या 2 झोला सिक्के लेके चले, देन आपका जो ट्रेड है वो फाइनलाइज होगी, आपकी जो डील है वो क्रैक होगी। सो द कॉइन्स फैसिलिटेटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड फॉर विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। राजाओं को भी फायदा होता था क्योंकि इनके यहाँ फॉरेन रिजर्व आते थे। आज भी देखेंगे तो एक्सेप्ट अमेरिका सारी कंट्री चाहते हैं कि मेरे पास डॉलर का रिजर्व हो, अमेरिका के पास तो खुद ही डॉलर है तो उसको क्या ज़रूरत है। तो सब फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में कभी इकॉनमी अप एंड डाउन हो या फॉरेन ट्रेड में पेमेंट करना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फॉरेन रिजर्व जब आपके पास ज़्यादा रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मतलब आप हमें सामान खरीदने के लिए, बाहर से सामान खरीदने के लिए अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है, तो हमें पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए ना। तो जितना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व रहेगा उतना ही ज़्यादा हम सशक्त रहेंगे बाहर से सामान मंगवाने के लिए। लाइक अभी इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व था तभी तो हम भारी मात्रा में बाहर से टूल किट्स वगैरह, वैक्सीन वगैरह इंपोर्ट कर पाते हैं। अगर नहीं होता तो कहाँ से कर पाते। तो फॉरेन रिजर्व जिस भी कंट्री के पास नहीं हुआ, लाइक पाकिस्तान के पास बहुत हालत ख़राब है, उनके पास फॉरेन रिजर्व ना के बराबर बचा है, फिर श्रीलंका के पास भी फॉरेन रिजर्व ना के बराबर बचा। तो इन कंट्रीज़ को अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, अब इनको फिर से लोन लेना पड़ेगा। अब ये लोन पे चलेंगे, पहले से ही ऑलरेडी डेट में है, अब इनको फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज इनकी फॉरेन रिजर्व की जो पॉलिसी है वो बहुत ख़राब हो रही होगी। तो दैट इज़ वाई ये कंडीशन पे लोग पहुँच चुके हैं। तो फॉरेन रिजर्व रखना राजाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जब सिक्कों का चलन शुरू हुआ तो बहुत सारे जो सेटल एशियन किंग्स थे वो इंडियन कॉइन्स रखने लगे, बहुत सारे इंडियन किंग्स हमने देखा रोमन कॉइन्स भी रखते हैं। तो ये जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, हमारा उत्तर या तो ए होगा या बी होगा। अब हमें लॉजिक ढूंढना है, तो आप खुद ही बोले कि सिक्कों की शुरुआत से लेन देन में सुविधा कब होगी। लेन देन में सुविधा तब होगी जब दूरी की जो ट्रेड होती है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो होता है
उसमें सुविधा होगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सुविधा किसने करा? सिक्कों ने करा। सिक्के अगर नहीं आते तो लेन देन में सुविधा, यानी कि दूरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है उसमें कैसे सुविधा हो पाता? अभी भी हमें सामान लेके सामान देना है तो हम अफ्रीका से भी सामान लाएंगे एंड गुजरात से फिर सामान जाएगा, तो इसके लिए मोबिलाइजेशन चाहिए, लेबर चाहिए, इतने पैसे को लाने, इतने सामानों को लाने के ले जाने के लिए। अभी हमें केवल सामान लेना है, बदले में पैसा दे दिया, हमें कुछ नहीं पड़ा, हमें एक जहाज़ चाहिए, एक कैप्टन चाहिए और 2-3 क्रू मेंबर चाहिए, हम सामान लेके वापस बाजार में बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें कितनी आसान होगी। तो सिक्कों ने लंबी दूरी के लेन देन की सुविधा प्रदान की जिससे राजाओं को भी लाभ हुआ एंड ओनली बिकॉज की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत अच्छे से फलता फूलता सिक्कों के आने के बाद, इसीलिए आप कह लें तो ओवरऑल जो सिक्कों की शुरुआत से लेन देन की सुविधा हुई, मतलब इंटरनली भी अब बहुत बढ़िया से ट्रेड हो रहा था, एक्सटर्नली भी हो रहा था। सो ये जो ब्रॉड स्टेटमेंट है कि सिक्कों की शुरुआत से लेन देन की सुविधा हुई, मतलब टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज एंड व्हाई दे वर फैसिलिटेटेड बिकॉज इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को बहुत हद तक कंफर्टेबल बना दिया। अब सामान के लिए सामान की जरूरत नहीं थी, अब बार्टर सिस्टम नहीं था, कम्युनिटी टू कम्युनिटी एक्सचेंज नहीं होता था, अब पैसा दो सामान ले जाओ। तो अब हमें कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कोई इतने बड़े लेबर्स को लाने की जरूरत नहीं है, सामानों को मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें पैसा देना है, सामान अपना लेके जाना। These facilitated the long distance transaction for which kings also benefited and राजाओं का भी बढ़ा हुआ, व्यापारियों का भी भला हुआ, इसीलिए अल्टीमेटली द ओवरऑल एक्सचेंज वॉज बेनिफिटेड फ्रॉम द क्वाइनेज। ये जो है ब्रॉड स्टेटमेंट है एंड इस ब्रॉड स्टेटमेंट का ये पार्ट है, ये एक पार्ट है। पार्ट कैसे है? इस ब्रॉड स्टेटमेंट में कहा गया कि ओवरऑल एक्सचेंज जो है, जो एक्सचेंज मतलब सामानों का एक्सचेंज होता था, सिक्कों का एक्सचेंज होता था, उससे क्या हुआ, मतलब सामानों का जो एक्सचेंज होता था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया सिक्कों के आने से। एंड कैसे कंफर्टेबल है? क्योंकि अब जब सिक्के आ चुके थे तो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत आसानी से हो सकता था। लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए हमें सोमालिया से कुछ सामान खरीदना है, तो अब हमें उनके लिए सामानों को भेजने की जरूरत नहीं है, हम उसे सामान खरीद सकते हैं पैसों को देके, सिक्कों को देके। सो इन दैट वे द क्वाइनेज फैसिलिटेटेड द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन एंड ओवरऑल दे फैसिलिटेटेड द ट्रेड एक्सचेंजेस, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनेशनल हो या विद इन आवर टेरिटरी हो, सारे ही एक्सचेंजेस को क्वाइनेज ने फैसिलिटेट करा। इसीलिए तो बाकी जितने भी छोटे मोटे किंगडम्स हैं सब अपनी क्वाइनेज इशू कर देते हैं। जो थे आज एक छोटी सी रिपब्लिक थी हरियाणा पंजाब में, वो भी अपनी क्वाइनेज इशू कर देगी। सो दैट वाज अ सिनेरियो। इसके बाद हमारे पास 199वां क्वेश्चन है, वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ए नाम से एक प्लेस यहाँ पे दिखाया गया है, आपको बताना है एंड इस प्लेस के बारे में हमने क्लू भी डाला है। ए वॉज अ फेमस बीड मेकिंग सेंटर इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा। अर्ली सेंचुरी मतलब फर्स्ट सेंचुरी सी के बाद ए जो है, ये प्लेस जो है वो एक बहुत बड़ा बीड मेकिंग सेंटर था। यहाँ पे शेल्स बनाए जाते थे, पर्ल्स बनाए जाते थे, बड़े बड़े आभूषण बनाए जाते थे। आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है, पुहार है, स्वर्णगिरी है, तोसली है या कोडू मनाली। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस आधार पे भी कि स्टेट कौन कौन सा है। तो स्टेट पहले जाने कि ए किस स्टेट में पड़ता है एंड इसके अलावा जो भी ऑप्शंस अन्य स्टेट्स के उनको एलिमिनेट कर दे। जैसे ए जो है हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, तो हमने देखा था तोसाली उड़ीसा में है तो इसको एलिमिनेट कर, स्वर्णगिरी कर्नाटका में तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब या तो पुहड़ बचा या कोडू मनाल बचा। तो पुहड़ हमने देखा था वो तो कोस्टल सिटी थी, यहाँ पे पड़ती थी, तो पुहड़ भी नहीं हो सकता आंसर। तो द करेक्ट आंसर विल बी कोडू मनाल की। कोडू मनाल एक बहुत बड़ा बीड मेकिंग सेंटर था जहाँ पे शेल कटिंग होती थी, पर्ल्स बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे। एंड इसका जिक्र उस ग्रीक टेक्स्ट में हमने देखा था जहाँ पे जो एथेरियन सी से जिक्र करा गया रेड सी का, उसमें कहा गया था कि इसी जगह से बहुत भारी मात्रा में जो महीन मोतियाँ हैं वो निकल के आती हैं। फिर इसके आसपास के जगहों से काले मिर्च मसाले वगैरह एक्सपोर्ट किए जाते हैं रोमन एम्पायर और ग्रीस में। सो कोडू मनाल विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द 200th क्वेश्चन। हमने 10 सेंचुरी लगा लिया, हमने दोहरा शतक लगा लिया। यहाँ पे ए नाम से अगेन एक प्लेस को मार्क किया गया है। ए इज अ साइट वेयर वन ऑफ द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स इज इंस्टॉल्ड। यहाँ पे एक महाशिलालेख नॉट लघु शिलालेख, एक महाशिलालेख लोकेटेड है। एंड ये जो जगह है जिसको ए से में लोकेट किया है वो किसी ज़माने में कलिंग की कैपिटल हुआ करती थी, एशियंट कलिंग, जिसको अशोका ने हराया। कौन सी जगह है? क्या ये जूनागढ़ है, या क्या ये शहबाजगढ़ी है, क्या ये तोसली है, क्या ये शिशुपालगढ़ है? इसमें भी अगेन आपको अगर पता कि किस स्टेट में है तो आप आसानी से बता सकते हैं बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कि भाई सही उत्तर क्या होगा। लाइक हमने देखा था कि ये जो जगह है वो ऑब्वियसली अगर कलिंग की राजधानी है तो ये जगह उड़ीसा में भी हो, उड़ीसा में ही होगा। एंड ये ऑब्वियसली उड़ीसा में है ही, ये उड़ीसा हो गया, ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, ये हमारा हो गया झारखंड का पोर्शन, ये बंगाल का पोर्शन, ये हमारा बिहार, ये यूपी, ये एमपी। तो जूनागढ़ जहाँ तक हमने देखा था वो तो गिरनार के पास है, वो तो गुजरात में पड़ता है। एंड जो ये शहबाजगढ़ी है वो पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के निकट। तोसली हमने देखा था कि ये है उड़ीसा में एंड शिशुपालगढ़ भी उड़ीसा में। लेकिन तोसली जो है वहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट नहीं लगाए गए हैं, न ही जो तोसली है वो कैपिटल हुआ करती थी कलिंग की। तोसली एक प्रोविंशियल सेंटर जरूर थी मॉडर्न एम्पायर की, लेकिन कैपिटल नहीं हुआ करती थी, कैपिटल शिशुपालगढ़ ही था। एशियंट कलिंग का कैपिटल था शिशुपालगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी है अशोका का, अम्परर अशोका, मॉडर्न अम्परर अशोका। एंड यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ में भी इंस्क्रिप्शन है, शहबाजगढ़ी में भी इंस्क्रिप्शन है।
तो तीनों ही जगह पे इंस्क्रिप्शन है अशोका की, जूनागढ़ में भी, शहबाजगढ़ी में भी, शिशुपालगढ़ में भी, तीनों जगह पे मेजर रॉक एडिक्ट था, वहाँ शिलालेख यहाँ पे दर्ज किए मतलब लगवाए गए हैं अशोका के। एंड सब जगह वही होता था, धम्म का प्रचार प्रसार एंड ऑल। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। अब हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। तबीयत थोड़ी ख़राब है इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को कंप्लीट किया जा सके। होप कि आपको ये जो जितने भी 200 क्वेश्चंस हैं वो अच्छे लगे होंगे एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके अलावा जब PDF आएगी तो उसमें हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, चाहे प्रैक्टिकल मेथड हो चाहे जो नॉर्मल मेथड हो, हमने जो भी चीज़ें आपके लिए किया जा सकता था सारी चीज़ें कर दी हैं। नाउ इट्स योर जॉब टू रिवाइज द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन एंड रीविजिट द नोट्स अगेन एंड अगेन, चाहे वो PPT, चाहे वो MCQs के नोट्स हो, चाहे वो वन शॉट के नोट्स हो, एंड बाकी के अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो लेक्चर्स है वो भी अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। तो आपको जल्दी से चीज़ों को कैचअप करना है। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आपने इतने देर तक वीडियो को देखा, इतने देर तक आप MCQs को अटेम्प्ट करते रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कंग्रेट्स टू ईच एंड एवरीवन हूएवर हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, जिसने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है सही करने का या गलत करने का। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आप इसको रिकमेंड करें इस चैनल को। एंड इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट वर्थ लाइकेबल देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।